हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे AEDO का सेट सॉल्यूशन। ए सेट सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म बुक से होगा और ए प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है। चलिए तो हम लोग सेट सॉल्यूशन शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि इसका सिलेबस कैसे है AEDO एग्ज़ाम का। तो AEDO एग्ज़ाम में 3 पेपर में एग्ज़ाम होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। और पेपर 1 जो होंगे वो सिर्फ पास मार्क होगा, यानी क्वालिफाई करना है आपको। और जिसमें हिंदी का प्रश्न 70 नंबर का होगा और अंग्रेजी का प्रश्न 30 नंबर का होगा। और सिर्फ क्वालिफाई करना है, मतलब 33 नंबर से ज़्यादा लाना है आपको। टाइम 2 घंटा मिलेगा, तो टाइम से आपको कोई दिक्कत होगा नहीं यहाँ पे, बशर्ते 1-2 सेट लगा लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमको कितना नंबर आ रहा है। बाकी इसमें आपका अपना टाइम व्यर्थ नहीं करना है। अब आते हैं पेपर 2। पेपर 2 जनरल स्टडीज़ होगा। और जनरल स्टडीज में क्या क्या आएगा, तो करेंट अफेयर आएगा, GS आएगा यानी जनरल साइंस आएगा, और GK आएगा। GK में वो सभी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सभी और भी जो स्टैटिक्स हैं, ये सब मिला के 2 घंटा का पेपर होगा और 100 नंबर होगा, और इसी से आपका मेरिट बनेगा। और पेपर 3 में मैथमेटिक्स और रीजनिंग होगा। ये भी मेरिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मेरिट किससे बनेगा, तो पेपर 2 और पेपर 3 से। और ये भी एग्ज़ाम 2 घंटा के लिए, ये भी एग्ज़ाम 2 घंटा। पेपर 3 में आपका प्रैक्टिस का ज़रूरत है, तो इस प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए जब हम सेट सॉल्यूशन देंगे तो मैथ और रीजनिंग यानी पेपर 3 का भी क्वेश्चन को डिस्प्ले कर देंगे और इसके आंसर को भी डिस्प्ले कर देंगे। खुद से बना के अपने आंसर को मिला लेना है और फिर उसके बाद अपना आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि पेपर 2 में कितना आया और पेपर 3 में कितना आया। कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने से पहले आप वीडियो को पॉज करके या फिर इसी वीडियो चलते आवर में आप उसका आंसर पहले ही डिसाइड कर लें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा इसमें ये सही है और ये गलत है। जो सही है उसको सही माने और जो गलत है उसको गलत माने, और अंत में देखें कि 100 में से कितने नंबर हमको सही था और कितने गलत थे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पेपर 2 में कितना तैयारी का ज़रूरत है और कितना नंबर मेरा आ रहा है। तो चलिए अब बिना देर किए कैसे सेट सॉल्यूशन देखना है, आपका क्या क्या नज़रिया होना चाहिए, वो सभी हम डिस्कशन कर चुके। इसका सिलेबस क्या है। कोई भी प्रश्न का सॉल्यूशन देने से पहले आप वीडियो को या तो पॉज करिए और उसका आंसर दीजिए, और नहीं तो चलते ही वीडियो में आप उसका आंसर दे दीजिए। जैसे प्रश्न डिफ़िकल्ट हो तो आपको पॉज करना ही पड़ेगा सोचने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण की कुल ऊर्जा सदैव स्थिर होती है। हाँ, सदैव कांस्टेंट होता है यानी स्थिर होता है, तो इसमें कोई बदलाव होगा नहीं, क्योंकि सरल आवर्त गति कर रहे कण में जो ऊर्जा है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। इसके पीछे भी रीज़न है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग है वो हमेशा संरक्षित रहता है, और तब तक ये संरक्षित रहता है जब तक कि कोई बाहरी बल ना लगे। तो आगे लिखा भी है कि अवमंदन बल ना हो, यानी कोई बाहरी बल ना लगे। तो ऐसी स्थिति में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो भी संरक्षित रहता है। तो कथन ए यानी अभी कथन भी सही है और कारण भी सही है, और ए का सही व्याख्या भी करता है। तो ए और आर सही है। अब थोड़ा सा सरल आवर्त गति के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति के बारे में अगर आपको देखना है तो मोटा मोटी आप डिफिनेशन के पीछे नहीं जाएंगे, जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है वो आप देख लीजिए। सरल आवर्त गति में 2 स्थिति होते हैं। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो एक होता है मध्यमा की स्थिति, मध्यमान की स्थिति, और एक होता है अंत की स्थिति, अंत की स्थिति। अब मध्यमान की स्थिति और अंत की स्थिति आपको कैसे दिखेगा, तो एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे ये हो गया, ये दोनों पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अंत की स्थिति, और इसको हम लोग बोलेंगे मध्याम की स्थिति। तो जब मध्याम की स्थिति में होते हैं तो कण में वेग त्वरण क्या क्या होता है, जब अंतिम स्थिति में होता है तो वेग त्वरण क्या क्या होता है वो समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मध्याम की स्थिति में एक एक करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वेग देख लेंगे। वेग, तो जब मध्याम की स्थिति में होता है तो वेग मैक्सिमम होता है। क्या होता है, वेग मैक्सिमम। तो मध्याम की स्थिति में वेग मैक्सिमम होगा, आपको ये बात आपको ध्यान रखना है। वेग के बाद हम लोग देखेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो जब मध्याम की स्थिति में होगा यानी बीच में होगा तो गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा तेज होगा, और बहुत ज़्यादा तेज होने का मतलब है कि मैक्सिमम ए भी होगा, यानी गतिज ऊर्जा भी
मैक्सिमम ही होगा। उसके बाद देखेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा तो आपको पता है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहता है। इसका मतलब अगर ये मैक्सिमम है तो यहाँ पर इसको क्या होना होगा, मिनिमम यानी शून्य होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है तो उस स्थिति में सबसे कम होगा यानी शून्य होगा, और शून्य सबसे कम होगा। तो गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया। उसके बाद देखेंगे त्वरण। त्वरण त्वरण क्या होगा, तो त्वरण भी शून्य होगा। तो जब सरल आवर्त गति होता है तो उस गति का विशेषता क्या है कि वो गति जब मध्यमा स्थिति में होता है, उसका जो कण है वो जब मध्यमा स्थिति में होता है, सरल आवर्त गति में जो कण है वो मध्यमा स्थिति में होता है, तो वेग तो मैक्सिमम होंगे, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होंगे, स्थितिज ऊर्जा शून्य होंगे, और त्वरण शून्य होगा। और ये सब कब होता है, जब कोई बाह्य बल काम नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बल है, याद है। ये सब कब सही है, जब कोई बाहरी बल काम नहीं होना चाहिए। इसके लिए खास बात रखना है कि बाहरी बल नहीं हो। अब हम लोग देख लेंगे अंत की स्थिति में। तो अंत की स्थिति में वेग क्या होगा, अंत की स्थिति में गतिज ऊर्जा क्या होगा, अंत की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, अंत की स्थिति में त्वरण क्या होगा, और अंत की स्थिति में बाहरी बल तो यहाँ भी काम नहीं करना चाहिए। तो देख लीजिए अंत की स्थिति में, तो अंत की स्थिति में वेग, अब यहाँ पर वेग मैक्सिमम था तो जो चीज़ यहाँ पर मैक्सिमम होगा वो यहाँ सबसे कम होगा, और नहीं तो देखो जब कोई पॉइंट पर यहाँ पर पहुँचेगा तो लगभग उसका वेग शून्य हो चुका होगा, जीरो हो चुका होगा, तो वेग शून्य होगा। गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा मिनिमम हो जाएगा यानी कम से कम रहेगा, यानी गतिज ऊर्जा मिनिमम होगा। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा। और त्वरण क्या होगा, तो त्वरण अधिकतम होगा, क्योंकि त्वरण यहाँ शून्य था तो अधिकतम होगा यानी मैक्सिमम होगा, त्वरण मैक्सिमम होगा। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। और अब आप देख सकते हैं कि कैसे किसी कण की कुल ऊर्जा संरक्षित रहता है। तो जहाँ पे गतिज ऊर्जा मैक्सिमम था वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा शून्य था, तो इसीलिए कह सकते हैं कि जो कुल ऊर्जा है वो स्थिर रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है। क्यों, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ सकता है, गतिज ऊर्जा घट सकता है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा जहाँ पे गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कम हो जाता है। तो अतः अंततः जो उसका योग है वो हमेशा संरक्षित रहता है, यानी वो सदैव स्थिर बना रहता है। यानी कुल ऊर्जा का मतलब क्या होता है, दोनों का जोड़, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जोड़। तो ये हमेशा स्थिर रहेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि जहाँ पर गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होता है वहीं पे स्थितिज ऊर्जा शून्य हो जाता है। तो इस स्थिति में आपको ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका ए आंसर हो जाएगा सही। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। लिखा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऐसे प्रश्न जो असत्य होंगे उनके जरूर अंडरलाइन करें और तभी प्रश्न बनाना शुरू करें। तो पहले तो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में हम आपको बताते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा तरंग है, तो सबसे पहले इसको गमन करने के लिए माध्यम का जरूरत नहीं होता है, यानी माध्यम का जरूरत नहीं होता है। दूसरा, ये अनुदैर्ध्य है या अनुप्रस्थ है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। और दूसरा, इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होता है, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का लंबवत होता है, याद आपको रखना है। और विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण जरूर ध्यान में रखना, इसका उदाहरण कि कौन कौन से तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। उदाहरण, तो उदाहरण का ट्रिक है गा ए पा दे आ, गा ए पा दे आ सु रे दी, गाए पा दे असुरे दी। गा से क्या हो जाएगा, तो गामा किरण। ए से क्या हो जाएगा, तो एक्सरे। पा से क्या हो जाएगा, पा से तो परावैगनी किरण हो जाएगा। दे से क्या हो जाएगा, तो दृश्य प्रकाश। आ से क्या हो जाएगा, तो अवरक्त हो जाएगा। सू से क्या हो जाएगा, तो सू से हो जाएगा सूक्ष्म तरंग। र से क्या हो जाएगा, तो रेडियो तरंग। और दी से क्या हो जाएगा, तो दीर्घ तरंग। अब एक बार फिर से देख लो, इसके बाद आपको प्रश्न बन जाएगा। लिखा है विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत संरचना होती है, तो एकदम सही है, लंबवत होता है। इन तरंग के संरचना के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी सही है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है।
माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिणाम का अनुपात प्रकाश की गति के अनुपात के बराबर होता है, ये भी सही है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये हम डिस्कशन में नहीं करवाएं। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो परिणाम का अनुपात है वो प्रकाश की गति के बराबर होता है। और आगे है अनुदैर्घ्य तरंग होते नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुदैर्घ्य नहीं होते हैं, बल्कि विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा होते हैं, तो अनुप्रस्थ होते हैं, अनुप्रस्थ। तो डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत ढूंढना था। अब आपको ध्यान में रखना है कि अनुदैर्घ्य तरंग किसको बोला जाता है, तो अनुदैर्घ्य तरंग में थोड़ा सा याद रखना, ध्वनि तरंग को हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। ध्वनि तरंग को क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग। और भी कौन कौन से तरंग है जिनको हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं, तो वो हम भी लिख देते हैं। तो सबसे पहला ध्वनि तरंग, उसके बाद अल्फा किरण के बाद याद रखिएगा बीटा किरण, उसके बाद याद रखिएगा कैथोड किरण, तो अल्फा किरण, बीटा किरण, कैथोड किरण, कैनाल किरण। तो इतना सफिशिएंट है। अनुदैर्घ्य तरंग कौन कौन होते हैं, तो ध्वनि तरंग, अल्फा किरण, बीटा किरण, कैथोड किरण और कैनाल किरण, ये सभी तरंग अनुदैर्घ्य होते हैं। और अनुप्रस्थ में कौन कौन होते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंग को हम, जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसको हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग का जो उदाहरण है वो देखिए हम कितना सारा लिखवा दिए हैं, गाय पादे असुरेदी गामा, एक्सरे, पा से पराबैंगनी, द से दृश्य, आ से अवरक्त, सु से सूक्ष्म तरंग, रे से रेडियो तरंग और दी से दीर्घ तरंग। तो प्रश्न नंबर 2 का आंसर होगा डी। पूर्ण कृषिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पूर्ण कृषिका क्या होता है, पूर्ण कृषिका एक ऐसा बॉडी होता है या ऐसा पदार्थ होता है, पूर्ण कृषिका यहाँ देख लेंगे, पूर्ण कृषिका एक ऐसा बॉडी होता है जिसमें अगर ये कोई ऐसा पदार्थ है तो इसमें आने वाले सभी आपतित किरण यानी आपतित विकिरण को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, यानी जो भी इस पर प्रकाश आएगा या जो भी विकिरण इस पर आएगा उसको पूर्ण रूप से अवशोषित करेगा और परावर्तित नहीं करेगा, 1% परावर्तित नहीं करेगा। यानी ये ऐसा पदार्थ होता है जब इस पर कोई भी विकिरण आता है तो उसको अवशोषित कर लेता है। और ये इतना अच्छा अवशोषक होता है कि इसका अवशोषक का वैल्यू 1 माना जाता है, यानी इसका जो अवशोषक क्षमता 1 होता है। और सबसे अच्छा अवशोषक क्षमता 1 को ही माना जाता है, यानी मैक्स, अगर आपसे कभी पूछ ले प्रश्न में कि मैक्सिमम अवशोषक क्षमता कितना हो सकता है, तो 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं। जिसका अवशोषक क्षमता 1 से कम है इसका मतलब वो आने वाले विकिरण को, कुछ न कुछ विकिरण को परावर्तित भी कर रहा है। लेकिन जिसका अवशोषक क्षमता 1 है इसका मतलब यही होता है कि वो आने वाले प्रकाश को 1% परावर्तित नहीं करेगा, यानी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो अवशोषक क्षमता 1 होता है। और ऐसे पदार्थ जिसका अवशोषक क्षमता 1 होता है उसको हम लोग पूर्ण कृषिका पदार्थ कहते हैं। अच्छा, अब आगे एक हम प्रश्न है कि जो अच्छा अवशोषक ही एक अच्छा उत्सर्जक होता है। इसका मतलब कि जो पूर्ण कृषिका पदार्थ है ये, इसका अवशोषक का क्षमता 1 होगा, तो उत्सर्जक का क्षमता भी इसका क्या होगा बता सकते हैं आप। तो सोच के देखो, अगर आपको पता चल गया है कि जो अच्छा अवशोषक होता है वही अच्छा उत्सर्जक होता है, तो अगर इसका अवशोषक क्षमता 1 है तो जाहिर से बात है कि इसका उत्सर्जक क्षमता भी कितना होगा, 1 होगा। तो पूर्ण कृषिका पदार्थ का अवशोषक क्षमता भी मैक्सिमम 1 होता है और इसका उत्सर्जक क्षमता भी 1 होता है। अब इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। लिखा गया है पूर्ण कृषिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है, तो यह अपने ऊपर आपतित सभी विकिरण को परावर्तित कर देता है, गलत है। आने वाले सभी जो विकिरण है उसको परावर्तित नहीं करता है, तो हम लोग को सत्य तो ढूंढना चाहिए, तो गलत है। इसकी अवशोषण क्षमता 1 होती है, यही सही है, इसकी अवशोषण क्षमता 1 है। यह एक खराब उत्सर्जक है नहीं, जो अच्छा अवशोषक होगा वो कभी खराब उत्सर्जक होगा ही नहीं। अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक, तो ये भी गलत। इसकी उत्सर्जन क्षमता 0 होती है। सोचो 0 कैसे होगा, जब अच्छा उत्सर्जक है तो उसकी उत्सर्जन क्षमता 1 होगा, तो ए भी गलत। तो A, C, D गलत है, B इज राइट आंसर। सत्य को ही ढूंढना था। तो सीधा सीधा याद रखना कि एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी का जो अवशोषक क्षमता होता है 1 होता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का उत्सर्जक क्षमता भी 1 ही होता है और उत्सर्जनता भी 1 ही होता है। चलिए, तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया B। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर अब 4 देखेंगे। 4 टिक लगाना है। तो व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण के कारण ही साबुन के बुलबुले का रंग निर्धारण होता है, रंग होता है। विवर्तन, विवर्तन क्या है? प्रकाश या ध्वनि को किनारे से मोड़ना विवर्तन कहलाता है। परकीर्णन, परकीर्णन तो आकाश का रंग नीला, और वर्ण विक्षेपण तो इंद्रधनुष का बनना। तो 4 का आंसर ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में आपको बताना है। पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में कहा जाता है कि ए बहुसंख्यक आवेश नहीं, बल्कि ए अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, पी प्रकार के जो अर्धचालक है वो त्रिसंयोज या सुधी से मिलाकर बनाया जाता है, तो ये सही है। धन आवेशित होता है नहीं, ए गलत है, ए भी गलत है और ए भी गलत है। तो पी प्रकार के अर्धचालक अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये त्रिसंयोजी या सुधी से मिलाकर बनाए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6, एक खगोलीय दूरबीन में अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या विशेषता होनी चाहिए? एक खगोलीय दूरबीन में अभिदृश्यक लेंस के लिए क्या विशेषता? तो चलिए पहले हम लोग दूरबीन के बारे में देख लेते हैं। एक अच्छा दूरबीन का पहचान है। अच्छा, दूरबीन का खोज किसके द्वारा किया गया? तो गैलीलियो। और एक अच्छा दूरबीन का पहचान है कि जो उसका फोकस दूरी होना चाहिए, फोकस दूरी वो बड़ा होना चाहिए, यानी ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा। और जो द्वारक होना चाहिए, द्वारक वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा होगा तो दूर तक के वस्तु को हमको अच्छे से दिख पाएगा। तो एक खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस के लिए विशेषता क्या होना चाहिए? तो फोकस दूरी, बड़ी फोकस दूरी और बड़ा द्वारक। तो 6 का ए इज राइट आंसर। चलिए अब हम लोग 7 देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का पार्श्व व्युत्क्रम वो सही ढंग से समझाता है? सबसे पहले तो समतल दर्पण के बारे में देखेंगे, फिर इसके बाद पार्श्व व्युत्क्रम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। और समतल दर्पण में आपको पता है जितना बात बेसिक है वो आपको डिफिनेशन ये सब पता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लिखवाते हैं। इसका जो क्षमता होता है, समतल दर्पण का क्षमता यानी जो फोकस होता है वो अनंत होता है। इस बार के बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। दूसरा याद रखना कि अगर समतल दर्पण लंबवत रखा हुआ है, कितना 90 डिग्री पर रखा हुआ है, और इसके बीच में कोई वस्तु है, तो इसका टोटल जो प्रतिबिंब बनेगा वो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3 प्रतिबिंब। समानांतर अगर रखा हुआ है, समानांतर रखा हुआ, आप लिखना है तो लिख लीजिए हम डायग्राम से। 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच में अगर कोई वस्तु है तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो पहला समतल दर्पण का क्षमता अनंत होता है। दूसरा 2 समतल दर्पण अगर लंबवत रखा हुआ है यानी 90 डिग्री पर रखा हुआ है और उसके बीच में अगर कोई वस्तु है तो उसकी प्रतिबिंब की संख्या 3 होगा। 2 समतल दर्पण अगर एक दूसरे का पैरेलल है तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगा। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर कोई समतल दर्पण है और अगर ये वस्तु है तो वस्तु अगर भी वेग से आएगा तो उसका प्रतिबिंब 2 भी वेग से दिखेगा आते हुए। तो चौथा पॉइंट आपको ए याद रखना है। अब आप देखेंगे पार्श्व व्युत्क्रम क्या होता है। तो समतल दर्पण में जो पार्श्व व्युत्क्रम है, वायां को दायां और दायां को वायां दिखाना, लेटरल में वायां को दायां यानी बायां भाग को दायां भाग में दिखाना। तो प्रश्न में क्या पूछा है? पार्श्व वाले से संबंधित। तो चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखना। उसके बाद अब इस प्रश्न को देखेंगे। ऊपरी निचला भाग, ऊपरी भाग निचला और निचला भाग ऊपरी दिखाना, नहीं, ये गलत है। हम आपको क्या बोले? पार्श्व व्युत्क्रम का मतलब है कि बाएं वाले को दायां में और दाएं वाले को बायां में। तो बायां भाग को दायां और दायां भाग को बायां दिखाता है। तो 7 का बी इज राइट आंसर। चलिए समतल दर्पण हो गया। नाभिकीय बल के बारे में देखना है। समतल दर्पण में 4 बाकी मोटा मोटी आपको जो समतल दर्पण में आसान प्रश्न होते हैं आपको वो सब पता होगा, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है। नाभिकीय बल के बारे में देखेंगे प्रश्न नंबर 8, कौन सा गलत ढूंढना है कि इसमें कौन गलत है। तो नाभिकीय बल प्रबल आकर्षक बल होते हैं। यह बल बहुत छोटी परास शॉर्ट रेंज के होते हैं। यह बल आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। यह बल व्युत्क्रम बल नियम के पालन करते हैं। निम्नलिखित में गलत ढूंढना है। तो हम आपको बता दें नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल है, सबसे प्रबल। तो अगर आपसे पूछेगा कि सबसे प्रबल बल, हमारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी बलों में सबसे ज़्यादा मजबूत फोर्स नाभिकीय बल ही है। तो सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल है। यह बहुत छोटी परास यानी शॉर्ट रेंज में होता है। तो ये भी सही है, सबसे छोटी शॉर्ट रेंज में होता है। यह आवेश पर निर्भर नहीं करता है। तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगा रहता है।
तो आवेश पर निर्भर नहीं करता है। यह बल व्युत्क्रम वर्ग नियम को पालन करता है, नहीं, यह पालन नहीं करता है। तो इसका डी इज राइट आंसर, 8 का डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न 9 में क्या बोला है, लिखा है एस्प्रिन और पैरासीटामोल गैर नारकोटिक्स एनाल्जेसिक वर्ग से संबंधित है। तो सबसे पहले कि एस्प्रिन और पैरासीटामोल गैर नारकोटिक्स है, इसका इस्तेमाल में कोई दिक्कत नहीं है। एस्प्रिन और पैरासीटामोल गैर नारकोटिक्स है। और दूसरा बात आपको ध्यान में रखना है कि जो एस्प्रिन और पैरासीटामोल है वो दर्द और बुखार निवारक है। एक कौन सा निवारक है, तो दर्द प्लस बुखार निवारक है। उसके बाद लिखा है मॉर्फिन और हीरोइन ए नारकोटिक्स एनाल्जेसिक है। हाँ, इसको आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वैन है तो मॉर्फिन और हीरोइन ए नारकोटिक्स एनाल्जेसिक है। ये भी दर्द को निवारण करता है, लेकिन इसका सेवन हानिकारक है, या उसको क्या बोलते हैं, मतलब गलत ठहराया जाता है मॉर्फिन और हीरोइन को। तो ए और आर दोनों सत्य है, सही व्याख्या लेकिन नहीं करता है। तो क्योंकि ये दोनों अलग अलग है तो सही व्याख्या नहीं करता है, तो वी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम लोग कोलाइडी विलयन के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन असत्य है। चलिए पहले हम लोग कोलाइडी विलयन के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद आंसर ठीक करेंगे। कोलाइडी विलयन जो इसमें जो कण है, कोलाइडी विलयन का जो कण है वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है। इसका कण में हमेशा ब्राउनी गति देखा जाता है। कौन सा गति, ब्राउनी गति पहला, दूसरा ब्राउनी गति, तीसरा ध्यान में आपको रखना है कि ये टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। जब इससे इसका कण टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि अपोहन के द्वारा यानी कोलाइडी विलयन को अपोहन के द्वारा शुद्ध किया जाता है, अपोहन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो कोलाइडी विलयन का कण का आकार 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है। कण आपस में ब्राउनी गति, यानी ब्राउनी गति मैंने जिग-जैग टेढ़ा मेढ़ा, तो ब्राउनी गति को दिखाते रहता है। हाँ, टिंडल प्रभाव को दिखाता है। और कोलाइडी कण को शुद्ध करने का तरीका है अपोहन द्वारा, अपोहन यानी डायलिसिस के द्वारा। तो अपोहन द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं, इसमें से असत्य को ढूंढना है, यानी गलत कौन है। तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, सही है। ब्राउनी गति सही है, यह एक समांगी है। अब यहाँ 5वां लिख लो, जो कोलाइडी है वो बीसमांगी मिश्रण है, बीसमांगी मिश्रण है। तो 20 कोलाइडी है बीसमांगी, और यहाँ लिखा है समांगी, तो ये गलत है। तो सी इज राइट आंसर, क्योंकि आपको असत्य ढूंढना है। अपोहन द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ये भी सही है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। टेफ्लॉन का क्या काम है, तो टेफ्लॉन बनता है टेट्राफ्लोरोएथीन से। नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। नायलॉन 6 का आप डायरेक्ट याद रखिएगा, कैप्रोलैक्टम। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, और नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का बहुलक है, नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का बहुलक है। तो आप इसको टिक लगा लीजिएगा, जो भी है 11 का आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। 12 लिखा है सभी लवण उदासीन होते हैं। ये बात तो सही है कि सभी लवण उदासीन होते हैं, लेकिन इसके कथन के संबंध में क्या सत्य है। क्या ये पूर्णतः सत्य है, तो फिर ये पूर्णतः सत्य तो नहीं है। लवण के बारे में हम आपको बताते हैं थोड़ा सा। लवण, अगर लवण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना है, तो ऐसे अम्ल उदासीन होगा, ऐसे जो लवण होगा वो उदासीन होगा। लेकिन अगर प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार से बनेगा, तो ऐसे जो लवण होंगे, इस दोनों से मिलकर जो लवण बनेगा, वो लवण का जो प्रकृति होगा वो ज़्यादा वाला कौन है, अम्लीय। तो इसका प्रकृति अम्लीय हो जाएगा। तो इसका मतलब सभी लवण उदासीन होते हैं, ये सही है, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं होता, तो यह गलत है। यह कथन असत्य है, क्योंकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण अम्लीय होते हैं, सही है। एक और लिख लो तब, अगर दुर्बल अम्ल रहा और प्रबल क्षार रहा, तो ऐसे से जो बनेगा लवण, ऐसे से जो लवण बनेगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। यह कथन असत्य है, क्योंकि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण क्षारीय होते हैं। तो यानी बी और सी इसका सही है। तो
डी इज राइट आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, डी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यानी कथन सही ढूंढना है। लिखा है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होते हैं, गलत। नहीं, द्रव्यमान और भार के समान नहीं होता। द्रव्यमान अलग चीज़ है। द्रव्यमान के बारे में देख लेते हैं और भार के बारे में देख लेते हैं एक एक पॉइंट। पहला बात कि भार जो है वो सदिश राशि है, द्रव्यमान है जो अदिश राशि है। दूसरा, ए बदलता नहीं है, एकदम फिक्स होता है, यानी ए फिक्स होता है, लेकिन ए बदलता है, बदलता है। चाहे आप चंद्रमा पर चले जाइए द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन भार बदल जाएगा। भार, द्रव्यमान क्या है तो वस्तु के मात्रा पर निर्भर करता है, वस्तु के मात्रा पर। और भार क्या है तो पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल, यानी यह भार एक तरह का बल है जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। यानी ऐसे लिख लो, बल है जो पृथ्वी अपनी ओर खींचता है, पृथ्वी अपनी ओर खींचता है। तो आपको द्रव्यमान और भार से संबंधित 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। द्रव्यमान अदिश राशि है, भार सदिश राशि है। द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, एकदम फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। चाहे चंद्रमा पर चले जाइए, चाहे भूमध्य रेखा पर चले जाइए, पृथ्वी को ऊपर जाइए नीचे जाइए, द्रव्यमान फिक्स होगा। भार बदलते रहता है। द्रव्यमान है जो मात्रा पर डिपेंड करता है, लेकिन भार क्या है तो जिस वस्तु का अगर भार आपको नापना है, अपना किसी भी वस्तु का, तो पृथ्वी उसको अपनी ओर जितना वेग, जितना बल लगा के खींच रहा है, वही बल उस वस्तु का भार कहा जाता है। अब हम लोग इस प्रश्न का जवाब देखते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, तो ये तो गलत है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, तो ये सही है। द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है, तो 2 भी सही है, तो सी इज राइट आंसर। लिखा है यदि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से परे का मतलब होता है कि जैसे अगर ये अवतल दर्पण है तो यहाँ पर अगर वक्रता केंद्र फोकस है तो वक्रता केंद्र से परे, यानी वक्रता केंद्र के आगे, यानी यहाँ पर रखा जाता है। तो अगर वस्तु को वक्रता केंद्र से आगे रखा गया है तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। अब ये वास्तविक, उल्टा, छोटा जहाँ है वो टिक लगा लीजिए। बाकी इसमें जो भी स्थिति हैं 6 स्थिति होते हैं, वो सभी स्थिति को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग अभी इसका टिक लगा के ही आगे चलते हैं। जिसको इससे भी ज़्यादा डिटेल सॉल्यूशन का ज़रूरत है, उसके लिए अगर आपको लगे कि इससे भी ज़्यादा डिटेल सॉल्यूशन दीजिए, टाइम मैनेज नहीं करता है, मायने रखता है, तो हम और भी डिटेल सॉल्यूशन दे सकते हैं। लिखा है हैबर प्रक्रम। पहला बात कि हैबर प्रक्रम क्या है, तो हैबर प्रक्रम के द्वारा अमोनिया का उत्पादन कहते हैं। अमोनिया को बनाने के लिए हम लोग, प्रश्न में भी लिखा गया कि हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के उत्पादन के लिए कौन सी परिस्थिति अनुकूल है। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि हैबर विधि से क्या बनता है, अमोनिया। तो हैबर विधि से क्या बनता है, अमोनिया। और हैबर अमोनिया बनाने के लिए हम लोग को निम्न ताप, हैबर विधि में निम्न ताप होना चाहिए पहला, और दाब उच्च होना चाहिए, यानी उच्च दाब होना चाहिए। तो ऐसे आंसर कौन से हैं, तो निम्न ताप उच्च दाब, तो 15 का सी आंसर। दिए गए यौगिक को उनकी अम्लीयता प्रबलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। बहुत अच्छे प्रश्न में से एक है, प्रश्न आता भी एग्जाम में है। ऐसे प्रश्न को, अम्लीय प्रबलता को आपको ढूंढना है, तो ढूंढना थोड़ा सा तो मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी हैलोजन ग्रुप का हो, हैलोजन, तो ऐसे वाले को पकड़ना बहुत आसान है। जैसे जैसे हम हैलोजन का इधर नीचे की ओर जाएंगे, प्रबलता का वैल्यू बढ़ते जाएगा। जैसे HF से ज़्यादा HCl का होगा, HCl से ज़्यादा HBr का होगा, HBr का होगा, और HBr से ज़्यादा HI का होगा, यानी सबसे ज़्यादा प्रबलता इसका होगा। तो हैलोजन ग्रुप में एक ट्रिक याद रखो कि हैलोजन ग्रुप में जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, उसी तरीका में अगर अम्ल लगा दिया जाए, यानी हाइड्रोजन लगा दिया जाए, तो अम्ल का भी प्रबलता बढ़ेगा, अम्ल का भी प्रबलता क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे ज़्यादा होगा ए इज राइट आंसर। फ्लोरीन के बाद ही आता है क्लोरीन हैलोजन ग्रुप में, क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन हैलोजन ग्रुप में, और ब्रोमीन के बाद आता है आयोडीन। अब जिनको हैलोजन ग्रुप नहीं पता है, वो हैलोजन ग्रुप आप कैसे भी करके समझ लीजिए। अगर आपको हैलोजन ग्रुप पता है तो ये प्रश्न बहुत ईजी है समझना। हैलोजन ग्रुप में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग उसको अम्ल से, यानी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाएं, तो बनने वाला जो अम्ल होगा वो अम्ल का भी प्रबलता धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा।
तो 16 का ए इज राइट आंसर। लिखा है वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो युवा अवस्था तक तो सक्रिय रहता है, फिर धीरे धीरे अपहर्षित यानी समाप्त हो जाता है। तो थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि युवा अवस्था तक यानी छोटा बच्चा होता है तो सबसे ज़्यादा होता है, जैसे जैसे युवा होते हैं ये धीरे धीरे कमते जाता है और फिर एक समय ऐसा होता है कि ये समाप्त ही हो जाता है। अब देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन या एंजाइम। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का उत्सर्जन होता है। क्या, हार्मोन का उत्सर्जन होता है अंतःस्रावी से, हार्मोन का। और हार्मोन से हमारे शरीर में जो बदलाव आता है वो हार्मोन के द्वारा, जैसे मुँह छाना, ये सब हार्मोन के द्वारा संभव है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है और युवा अवस्था में थाइमस ग्रंथि धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब एक प्रश्न है कि सबसे बड़ी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछे तो यकृत। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, तो भी यकृत होगा। तो सबसे बड़ी ग्रंथि बोले या सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि बोले तो भी यकृत होगा। दूसरा, सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि। देखो बही हो गया तो अंतःस्रावी ग्रंथि। तो सबसे बड़े अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जिसको हम लोग अबटूट ग्रंथि भी बोलते हैं, अबटू ग्लैंड भी बोलते हैं, यानी ग्रंथि। तो सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि भी आपको पता चल गया, सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि भी पता आपको चल गया। और एक और याद रखना, सबसे बड़ा मिश्रित ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। तो सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि है अग्नाशय। तो सबसे बड़ा बहिस्रावी ग्रंथि भी पता चल गया कि यकृत होता है। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड और इसी का अबटूट ग्रंथि है। सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि है। चलिए आगे देखते हैं। समसूत्री विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, यानी गलत ढूंढना है। तो इसके परिणाम स्वरूप 2 संतति कोशिकाएं बनती है। तो हम लोग को गलत ढूंढना है। तो 2 संतति कोशिकाएं बनती है, ये सही है। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिकाओं के समान होती है, सही है। यह युग्मक का निर्माण में सहायक नहीं, युग्मक के निर्माण में समसूत्री नहीं बल्कि अर्धसूत्री विभाजन काम करता है, विभाजन। तो ये गलत है। कौन सा गलत खोजना है, तो गलत हम लोग को मिल गया, तो सी इज राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे। छोटी आंत में वसा का पाचन और अवशोषण एक जटिल प्रक्रिया है। निम्नलिखित में कौन सा चरण सबसे पहले होता है। तो हम लोग को पता है कि जब भोजन पेट से यानी अमाशय से भोजन छोटी आंत के पहला जो पार्ट है डेडूनम, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहले तो समझ लीजिए तब थोड़ा सा। छोटी आंत का टोटल 3 भाग होता है, जेजूनम, डेडूनम, जेजूनम और इलियम। और इस तीनों में सबसे जो लंबा होता है यानी सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत का, वो इलियम होता है। बड़ी आंत का भी 3 भाग होता है। वो कौन कौन 3 भाग होता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा। अब आगे हम इसको समझाते हैं कि जब वसा का पाचन होता है तो छोटी आंत, जब पेट से भोजन डेडूनम में जाता है तो यकृत से बनने वाले पीत रस किसका निर्माण होता है, तो पीत का निर्माण होता है। लेकिन ये जामा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में। तो पित्ताशय से डेडूनम में आता है और वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। तो सबसे पहले वसा का इमल्सिफिकेशन होता है। तो निम्नलिखित में कौन सा चरण सबसे पहले होता है, तो पीत लवण द्वारा वसा का इमल्सिफिकेशन। अच्छा, ये क्या लिखा है, में लाइपेज द्वारा वसा का ट्राइग्लिसरीन में टूटा नहीं, लाइपेज द्वारा वसा का ट्राइग्लिसरीन में नहीं बल्कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। लिख लीजिए फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो लाइपेज ट्राइग्लिसरॉल में नहीं बल्कि फैटी एसिड में तोड़ता है। पीत लवण सबसे पहला जो प्रक्रिया है वसा तोड़ने का, वो पीत लवण में इमल्सिफिकेशन होता है। तो 19 का बीज राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 लिखा है, मेडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार
तो मेडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन की युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक हो जाती है, यही सही है। तो 20 का आंसर सही है। कुछ कुछ प्रश्न का हम डिटेल सॉल्यूशन दे रहे हैं, कुछ कुछ का डिटेल नहीं दे रहे हैं। जिनको लगता है कि हर एक प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन देना चाहिए तो फिर हर एक प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो ध्यान में रख के हम कहीं कहीं सॉल्यूशन नहीं देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंग अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों ग्रंथि के रूप में काम करता है? तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में काम करने वाला एक ही मात्र ग्रंथि है और उसका नाम है अग्नाशय। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग क्या होता है? तो जैव प्रौद्योगिकी में प्लाज्मिड का उपयोग होता है हमारे जो संवहन के काम करता है, यानी प्लाज्मिड है जो संवहन का काम करता है, यानी संवहन के रूप में काम करता है। तो 22 का सी इज राइट आंसर। अधिवृक्क प्रांतस्था द्वारा स्रावित ग्लूकोकार्टिकाइड्स का मुख्य काम क्या है? तो इसका मुख्य काम क्या है? कार्बोहाइड्रेट सूजन को कम करना, प्रोटीन और वसा को उपचयन करना। तो क्या है? सूजन को कम करना, प्रोटीन वसा को उपचयन करना। तो बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो लिखा गया है संघ एनेलिडा कूट गुहा, ये गलत है। एनेलिडा कूट गुहा नहीं बल्कि देह गुहा होता है इसका, देह गुहा। कूट गुहा किसका होता है? तो कूट गुहा होता है गोल कृमि का। संघ ऑर्थोपोडा जल संवहन तंत्र नहीं, संघ ऑर्थो जो पोडा है वो जल संवहन नहीं बल्कि वो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। कैसा? खुला परिसंचरण तंत्र होता है इसके अंदर। तो जल परिसंचरण तंत्र किस में होता है? तो जल परिसंचरण इकाईडोरमेटा में होता है। इकाईडोरमेटा में होता है। संघ मोलस्का क्या लिखा है? मेटामेरिक खंडी भवन नहीं, संघ मोलस्का अखंडित होता है, अखंडित होता है। तो खंडित कौन होता है? तो ऑर्थोपोडा या एनालिडा। तो एनालिडा खंडित होता है। संघ इकाईडोरमेटा आर्य होता है, तो यही सही है। संघ इकाईडोरमेटा यही, तो यानी 24 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 में लिखा है जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? सबसे पहले हम लोग हॉटस्पॉट के बारे में देखते हैं। हॉटस्पॉट की संख्या कुल 4 है। हॉटस्पॉट की कुल संख्या कितना है? 4। और हम लोग चारों का नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला हम लोग देखेंगे पूर्वी हिमालय। तो भारत में जो हॉटस्पॉट है वो टोटल 4 हैं। पहला है पूर्वी हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा इंडो बर्मा वाला जो रीजन है वहाँ इंडो बर्मा, और चौथा है सुंदरलैंड। और ये सुंदरलैंड कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में, ये ध्यान में आपको रखना है। तो भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? 4। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि विश्व में कितने हैं, विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? तो विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट हैं। तो विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट हैं, भारत में 4। अब हॉटस्पॉट क्या है वो समझते हैं। हॉटस्पॉट वैसा क्षेत्र होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रजाति, यानी प्रजाति बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी प्रजातियों के तौर पर वो समृद्ध होता है, उच्च स्थानिकता होता है। तो अब देखते हैं इसका आंसर। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ उच्च स्तर की प्रजाति की समृद्धि होती है। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रजाति यानी भिन्न तरीक़ा का पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र जहाँ उच्च स्तर का स्थानिकता यानी रहने के हिसाब से बहुत अच्छा उच्च स्तर होता है। यहाँ भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं, ये भी सही है। पूर्वी में कितना है? 36। हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि केवल उष्णकटिबंधीय में ही होगा। तो इसमें गलत ढूंढना है, तो डी ही गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? अम्ल वर्षा में आता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन से है। नाइट्रेट और फास्फेट सुपोषण। और पारा, तो पारा से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग। तो चलिए 26 का आपको आंसर देख लेना है कि कौन होगा, हम टिक लगा दिए हैं। 27 नंबर देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987
1987 किससे संबंधित है? तो ओजोन लेयर से, ओजोन गैस से संबंधित है। तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं, ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित? तो ओजोन से, तो बी इज राइट आंसर। ग्रीन हाउस गैस से को उत्सर्जन कम करने के लिए उससे संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है? तो क्योटो प्रोटोकॉल। एक और याद रखना यहाँ पर, कुनमिंग घोषणा, कुनमिंग घोषणा जैव विविधता से संबंधित, किससे? जैव विविधता। तो कुनमिंग घोषणा किससे संबंधित है? जैव विविधता से। अच्छा, एक प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल कब का है? क्योटो प्रोटोकॉल कब का है? तो क्योटो प्रोटोकॉल कब का है बताइए? 1997, क्योटो प्रोटोकॉल 1997। एक और यहाँ पर याद रखिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ है? 1992, 1992। कहाँ हुआ था? तो रियो, इसीलिए इसको रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ, ओजोन से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस से संबंधित अगर प्रोटोकॉल है वो क्योटो प्रोटोकॉल है, 1997 में है। एक घोषणा याद रखना, कुनमिंग घोषणा। एक याद रखना घोषणा में ब्लेचले घोषणा, ब्लेचले घोषणा किससे संबंधित है? तो एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है ब्लेचले शहर कहाँ है आप बता सकते हैं? तो ब्लेचले शहर इंग्लैंड में है, यानी यूके। तो आपको इस प्रश्न से इतना सारा याद रखना है। हृदय चक्र के दौरान डप ध्वनि कब उत्पन्न होता है? तो हृदय चक्र के दौरान डप ध्वनि अर्धचंद्राकार वाल्व के बंद होने पर। तो 26-28 का आंसर बी होगा। खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त सार्बिन अम्ल और उसके लवण मुख्य रूप से किसके विरुद्ध प्रभावी होते हैं? तो जीवाणु और कवक दोनों के, सार्बिन जो अम्ल है वो जीवाणु और कवक दोनों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं। तो जीवाणु और कवक सी में है, तो सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक घटक है? तो घटक है, तो ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, तो डी इज राइट आंसर। एक बात और, हम जो सेट सॉल्यूशन देंगे, इस सेट सॉल्यूशन में सबसे जो ज़्यादा डिटेल सेट सॉल्यूशन दिया जाएगा वो जीएस के दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जीएस का 50 क्वेश्चन फिक्स है। सॉरी, जीएस नहीं, जीके, जनरल नॉलेज, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आएगा, वो वाले का अच्छे से डिटेल सेट सॉल्यूशन देगा, इतना अच्छे से कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। साइंस वाले में सॉल्यूशन देना थोड़ा सा कम हम करेंगे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन को टिक लगाने का ही कोशिश करवाएंगे, लेकिन जहाँ तक हो सके सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको लगे कि साइंस का भी सॉल्यूशन डिटेल दिया जाए तो हम डिटेल देंगे। 2 वीडियो बनेगा, एक सेट के लिए 2 वीडियो बनेगा, एक में साइंस का सॉल्यूशन दिया जाएगा और एक में जीके जीएस का सॉल्यूशन दिया जाएगा। यानी एक में 1 से 50 तक सॉल्यूशन दिया जाएगा और दूसरी वीडियो में 51 से लेकर सॉल्यूशन जाएगा। लेकिन जो अभी वीडियो बन रहा है, ये वीडियो में हम 1 से लेकर 100 प्रश्न तक टिक आउट जरूर कर देंगे। निम्नलिखित में कौन सा फाइल? तो ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा 2027 में चंद्र मिशन के लिए चुना गया है। तो उसका नाम था स्टारशिप। क्या नाम था? स्टारशिप। नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोलियंस पॉलिटिक्स एंड पैसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक मनोज कुमार झा हैं। 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद के नई दिल्ली में बैठक हुआ है। वो कौन सी बैठक थी? तो 56 नंबर का। बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा योजना का मंजूरी दिया? तो मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना, यानी ए इज राइट आंसर। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू। भारत में अमेरिका का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो अमेरिका में भारत का राजदूत नियुक्त किया है सर्जियो गोरे को। IMF में कार्यकारी निर्देशक यानी CEO किसे नियुक्त किया गया? तो CEO के रूप में नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को। 68 राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिजटाउन में कौन करेंगे? यानी ये जो 68 नंबर का राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन होगा
वो जाहिर सी बात है कि बारबाडोसा में होगा। और भारत की तरफ से कौन नेतृत्व करेंगे, तो भारत की तरफ से नेतृत्व करेंगे जो संसद के अध्यक्ष हैं, यानी ओम बिरला। 2 दिवसीय अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा, तो विजेंद्र गुप्ता के द्वारा। जम्मू कश्मीर उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया, तो जम्मू कश्मीर उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कर दिया गया है कैप्टन तुषार महाजन। कैप्टन तुषार महाजन। अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने श्रम श्री योजना शुरू किया, तो श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू किया। भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितना % इथेनॉल मिलाने का बात कहा है, तो 20% का बात कहा है। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब मानिका विश्वकर्मा जो थी वो कहाँ के रहने वाली थी, इनका जो जन्म स्थान है कहाँ का रहने वाला है, तो वो राजस्थान के रहने वाली थी, राजस्थान के रहने वाली थी। 44 नंबर देखेंगे, इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए किसे अपना उपराष्ट्रपति प्रत्याशी घोषित किया, तो बी सुदर्शन रेड्डी जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रहे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। हुनरू इंडिया ग्लोबल वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन रहा, कौन सा जो फैमिली है जो दूसरे स्थान पर रहा, तो बिड़ला परिवार। बंगाल में भूमि राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा, बंगाल में भूमि अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया, तो लॉर्ड कर्नवालिस। पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित किया गया, तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति यानी तृतीय बौद्ध संगति। ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। पहला बात है भारतीय संविधान में संशोधन लाने का उपक्रम में, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, यानी 1 और 2 इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक तीसरी पीढ़ी की औद्योगिक सुधार से सम्मिलित है, तो तीसरी पीढ़ी की औद्योगिक सुधार से सम्मिलित है, तो ई ब्रिज भी है, स्किल विकास भी है, मेक इन इंडिया भी है, तो सभी है तीसरी, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। भारत में 2001 और 11 में दशकीय महिला जनसंख्या वृद्धि दर क्या रहा होगा, 18.12% सही आंसर है। फिर से हम आपको बता देते हैं 51 से सॉल्यूशन एक अगले वीडियो में दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो सेट सॉल्यूशन होगा जीके जीएस का होगा, किसका होगा, जीके और जीएस का, और ये सेट सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीका से दिया जाएगा। शुरुआत के 50 में साइंस के प्रश्न होंगे और करंट अफेयर का प्रश्न होंगे, तो करंट अफेयर में भी ऐसे भी टिक ही लगाएंगे। साइंस के प्रश्न में कुछ सॉल्यूशन देते जाएंगे, लेकिन अगर आपके लगे कि साइंस का सॉल्यूशन भी अच्छे से दिया जाए तो अच्छे से दिया जाएगा। बाकी अब रहा जीके जीएस का सॉल्यूशन जो 51 से दिया जाएगा, ये अगले वीडियो में आएगा, जहाँ से सॉल्यूशन यानी जो डिटेल सॉल्यूशन है वो अगले वीडियो में आएगा। लेकिन अभी हम इसका टिक लगवा देते हैं जल्दी जल्दी। तो सुभाष चंद्र बोस कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने, तो 2 बार बने। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित इनमें से कौन है, तो 155 यानी डी आंसर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, एक बात और हम बताते हैं, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि जो भी वीडियो देखें वो पहले वीडियो देखने से पहले इसका सेट को खुद से लगाएं और वो पता करें कि कितना नंबर आता है, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखें। तो ये जो वीडियो है प्रॉपर सेट लगाने के हिसाब से बनाया जा रहा है। इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में आएगा, प्लेलिस्ट में आएगा, एक जगह प्लेलिस्ट में बना रहेगा डिटेल सॉल्यूशन और एक सीधा सेट सॉल्यूशन। सेट सॉल्यूशन में जनरली टिक लगाने वाला रहेगा, जिसको आपको सेट सॉल्यूशन लगाने के ध्यान से बनाया जाएगा, और डिटेल करवाया जाएगा और बहुत अच्छे से डिटेल करवाया जाएगा, वो आप अगले वीडियो में एक बार देख सकते हैं कि कैसे करवाया जाएगा। बिहार के निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है, तो सोन नदी। निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है, तो शेरशाह सूरी, तो ये सासाराम में है, तो यही होगा आंसर इसका। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि इसका निर्वाचन होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया, तो हड़प्पा को खोजा गया सबसे पहले। ईस्वी 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है, तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकार कौन था, तो आराम शाह था। खाने खाना को उपाधि किसको दिया गया था, तो बैरम खान के अकबर के द्वारा दिया गया था। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं
सही निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो अकबर, विलियम हॉकिंस, जहांगीर, अब्दुल रजाक, शाहजहां, टॉमस रो, औरंगजेब, मनुची। नहीं, तो औरंगजेब के दौरान मनुची था, ये सही है। राजा राम मोहन राय द्वारा चलाया गया आर्य समाज, ये सही है। कैटोपैक्सी पर्वत चोटी किस देश में स्थित है? तो कैटोपैक्सी इक्वाडोर में है। पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? तो पुस्ताज हंगरी में है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, उगते सूरज का देश किसको कहा गया है? तो उगते सूरज का देश उगते सूरज का देश जापान, यानी जापान कहा गया। 1 का 3। मध्य रात्रि का देश, तो मध्य रात्रि का देश हो जाएगा मध्य रात्रि का देश नॉर्वे। हजार झील का देश, तो हजार झील का देश हो जाएगा फिनलैंड, ये हो जाएगा। और ब्रज भूमि का देश, तो ब्रज भूमि का देश 5 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। तो आप इसको फिर टिक कर लेना है। आकरा किसकी राजधानी है? तो आकरा घाना की राजधानी है। भारत मानक समय रेखा से नहीं गुजरता है, कौन सा राज्य है इनमें से जो मानक रेखा से नहीं गुजरता है? तो तेलंगाना नहीं गुजरता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, और वही प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 70 नंबर, निम्नलिखित में ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट से बनाया गया। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट से बनाया गया? ये आपको जवाब देना है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल किस एक्ट से बनाया गया? यहाँ पर है बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल, तो 1833 के चार्टर एक्ट से बनाया गया। फिर चलिए 17(1) देखेंगे। निम्नलिखित में किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो खीरा, तरबूजा, खरबूजा सभी को, यानी उपयुक्त डी इज राइट आंसर। महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक कौन है? तो सिलिका और मैग्नीशियम। एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो उस बुक के अनुसार भारत के जीडीपी में 32% का अंशदान था। चलिए 74, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक रहे थे? तो कौटिल्य तक्षशिला के रहे थे। निम्नलिखित में कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो साम्यवादी समाज, तो ये साम्यवादी कार्ल मार्क्स वाले होंगे। निम्नलिखित में कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो नाटो का सदस्य कौन है? डेनमार्क, बेल्जियम, कनाडा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक की राइट आंसर। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किस जारी करता है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए तो आपको पता है रीट जारी होता है। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जगजीवन राम थे। निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो ए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ए दीनदयाल उपाध्याय। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि। मगध और अंग के मैदान किसके हिस्से हैं? मगध और अंग का मैदान किसके हिस्से का है? तो ये मध्य गंगा का मैदान कहलाता है। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास, तो नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत किया गया? पूर्ण स्वराज का सिद्धांत, तो लाहौर अधिवेशन 1929। जल प्रपात और नदी के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो जोग साबरमती नदी पर कपिल धारा, धुआंधार, गोदावरी नदी, कौन सही नहीं है? तो कपिल धारा भी गलत है और ये भी गए, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। बाकी सबका डिटेल सॉल्यूशन दिया जाएगा, आप ध्यान में रखना। इतने अच्छे से सॉल्यूशन दिया जाएगा कि जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा। अभी हम आपको सेट सॉल्यूशन बनाने के हिसाब से ऐसे कर रहे हैं। माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, कहाँ स्थित है? तो ये असम में होगा। भारत का केंद्रीय अनुसंधान
औद्योगिक संस्थान, भारत का केंद्रीय अनुसंधान औद्योगिक संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। निम्न में से अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु का वंश का नाम था हर्यक वंश, हर्यक वंश। कश्मीर घाटी, कांगड़ा व कुल्लू घाटी स्थित है, तो ये मध्य हिमालय में स्थित है। शीतकालीन फसल को भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में इसको रबी फसल कहा जाता है। पृथक मिथिला राज्य की मांग, पृथक मिथिला राज्य की मांग का भौगोलिक आधार मुख्य रूप से बिहार के किस विशिष्ट संस्कृति, भाषाई या ऐतिहासिक पहचान पर आधारित है? तो ये हो जाएगा गंगा नदी के उत्तर में गंडक और महानदी के बीच के मैदानी क्षेत्र, यानी बी इज राइट आंसर। नालंदा जिले में स्थित तेल्हारा का पुरातात्विक स्थल, अब आपको याद रखना कि तेल्हारा पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो नालंदा जिला में, जहाँ एक प्राचीन बौद्ध महावीर का अवशेष मिला है, किस प्राचीन नदी के एक सूखी हुई धारा के पास स्थित है? तो नालंदा जिला का चर्चा किया, तो ये सकरी नदी, कौन? सकरी नदी। बिहार के नवीनतम औद्योगिक और लॉजिस्टिक नीतियों के तहत राज्य के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना के लिए कौन से स्थान रणनीतिक रूप से सबसे उपयुक्त है? तो इनमें से एक से अधिक, यानी नेशनल हाईवे भी, जलमार्ग भी, नेशनल हाईवे भी। चलिए आगे देखेंगे। बरेला झील सलीम अली जुबा सुहानी पक्षी अभयारण्य, जिसे स्थानीय रूप से बरेला ताल भी कहा जाता है, बिहार के किस जिले में स्थित है? यानी बरेला ताल झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वैशाली में। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के क्रम में राज्य के पहले तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में है? तो दरभंगा और सुपौल में, दरभंगा और सुपौल में। बिहार के मैदानी इलाकों में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होने का प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या है? तो खनिज संसाधन की प्रचुरता, गहन कृषि की समर्थन वाली उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, ये भी सही, ये भी सही। प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की उपस्थिति, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी 96 का डी। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने किस विशिष्ट मांग को लेकर नंगी हड़ताल किया था? तो स्वदेशी निर्मित धोती लंगोट की आपूर्ति को लेकर। तो 97 के सी इज राइट आंसर। 1939 में सारण जिले के अंबारी में किसान सत्याग्रह के नेतृत्व करते हुए किस प्रख्यात विद्वान स्वतंत्रता सेनानी को एक जिम्मेदार एजेंट द्वारा बेरहमी से पीटा गया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया? तो ये व्यक्ति का नाम था राहुल संकृत्यायन। बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में किसके नेतृत्व में रक्षाबंधन समारोह मनाया गया, जो बिहार के स्वदेशी आंदोलन के प्रसार का प्रतीक था? तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती। बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वार्षिक अधिवेशन में औपचारिक रूप से जमींदारी प्रथा हटाओ का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये 1935 हाजीपुर क्रांतिकारी बदलाव था। तो 100 तक का सी हो गया। आज हम जो सॉल्यूशन दिए हैं वो साइंस के सॉल्यूशन को डिटेल किए थे, जीके जीएस के सॉल्यूशन को डिटेल नहीं किए हैं। जीके जीएस के सॉल्यूशन के लिए एक अलग वीडियो आएगा जिसमें डिटेल 51 से लेके 100 तक करवाया जाएगा, और वो बहुत बेस्ट सॉल्यूशन करवाया जाएगा। बाकी आपको पेपर 3 का भी हम प्रश्न आपके सामने एक बार दिखा देते हैं, आप इसको रोक के वीडियो पॉज करके टिक लगा के अपने आंसर को मिला सकते हैं। तो 1 से लेके 5 तक के प्रश्न आप रोक के बना सकते हैं यहाँ पे। फिर 6 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। और अब हम जो पेपर 2 है समान अध्ययन जिसका सॉल्यूशन दिए हैं, साइंस वाले का सॉल्यूशन दिए हैं, उसका आप आंसर यहाँ से देख सकते हैं। और जीके जीएस का जो हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्प्ले किए हैं, उस क्वेश्चन को आंसर आप टिक लगा के आप उसका आंसर खुद से यहाँ से चेक कर सकते हैं। चेक करके आप बताइएगा कि मैथ यानी पेपर 3 में आपका कितना स्कोर हुआ, और पेपर 2 में साइंस का हमारा सॉल्यूशन दिए हैं और जीके जीएस में आपको टिक लगवाए हैं। अगले इसी का वीडियो आएगा जीके जीएस का सॉल्यूशन। एक प्लेटफॉर्म के बुक वॉल्यूम 1 में 15 सेट है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि डेली एक सेट सॉल्यूशन देके ख़त्म कर दें। सिर्फ सेट सॉल्यूशन देखने से काम नहीं होगा, आपको सेट बनाना, उसका सॉल्यूशन देखना काम है। एक सेट में कम से कम 3 अलग अलग तरीका का आपका अप्रोच होना चाहिए। पहले सेट को बनाया जाए, यानी एक दिन पेपर 2 को बनाइए, एक दिन पेपर 3 को बनाइए, एक दिन पेपर 2 का सॉल्यूशन कीजिए और एक दिन पेपर 3 का सॉल्यूशन कीजिए। तो पेपर 2 का तो सॉल्यूशन हम दे ही देंगे, पेपर 3 का सॉल्यूशन आप खुद से कर सकते हैं। तो पेपर 2 का सॉल्यूशन में आज हम साइंस का सॉल्यूशन दिए हैं, हमको 51 से यानी यहाँ से सॉल्यूशन यहाँ तक का भी देना है, और एकदम ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दिया जाएगा, साइंस से बहुत अच्छे से सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो